सो हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट लेंस। ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट रिफ्रैक्शन। ठीक है। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड लॉज क्या होते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड कैसे होता है, वो फंडामेंटल चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो उसके बेसिस पे आज हम लोग थोड़ा लेंस का बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, लेंस होता क्या है, मतलब देखिए, लेंस जो जो बेसिकली हम लोग को अभी तक आइडिया है, अगर लेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। और अगर लेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो गया, तो ये हमारा हो गया कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस। ठीक है। तो बेसिकली लेंस में क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है। सो यहाँ पे सरफेस अगर देखें, तो देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस कितने हैं। ठीक है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे, तो ये एक आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। कॉन्केव लेंस अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो बेसिकली जो लेंस होगा ना, ठीक है, इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी। ठीक है। ए लेंस a lens is a piece of transparent। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट को तो पास होना पड़ेगा, तो ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मटेरियल with two refracting surfaces, two refracting surfaces। ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने मतलब बेसिक दो स्ट्रक्चर में ड्रॉ किए हैं, बट और पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है। अब पॉसिबिलिटी जैसे ये जो है, सपोज कर ली, अब ये फर्स्ट, ये जो साइड है, ये हो गया आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये हो गया आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है। तो अगर सपोज कर लो कि लेंस ऐसा है, ठीक है, और ये जो सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया, और इस साइड का R2। ठीक है। मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ठीक है। और R1 और R2 इक्वल नहीं है। ठीक है। तो उस केस में इसको बोलेंगे बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स। ठीक है। और अगर R1 R2 इक्वल हो गया, ठीक है, सपोज इस साइड का भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो उस केस में इसको बोल गए इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स। ठीक है। इक्वी क्यों बोल रहे हैं, इक्वल, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम। ठीक है। अगर ऐसा हो गया, एक सरफेस ये प्लेन हो गया, ठीक है, तो प्लेन है मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा, और इस साइड अगर आर है, तो ये तो प्लेन सरफेस हो गया, और इधर कॉन्वेक्स है, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है। सिमिलरली अगर कॉनकेव के लिए देखते हैं, तो ये आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है। ये R1 और R2 इक्वल नहीं है, तो बाई कॉनकेव हो गया। ठीक है। अगर इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तब क्या बोलेंगे, इक्वी कॉनकेव। इक्वी कॉनकेव। ठीक है। और अगर ये ये तो आपका कॉनकेव सरफेस हो गया, और इधर आपका प्लेन सरफेस हो गया, ये प्लेन। ठीक है। तो उस केस में हो गया, ये इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर R हो गया, इधर इन्फिनिटी हो गया, तो बोल ये प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव। ठीक है। सो ये कुछ बेसिक पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ टर्म्स हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। जैसे पहला टर्म हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। मतलब अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो और तो कोई
भी रे, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, सपोज ऑप्टिकल सेंटर मतलब उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, बट हम ऑप्टिकल सेंटर किस पॉइंट को बोलेंगे, मतलब रे ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में किसको बोलेंगे, कि जो रे आएगा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा ना, वो अनडिविएटेड जाएगा, वो सीधा जाएगा। ये रे इस साइड चला गया, ठीक है, यहाँ से ये रे आया, ये सीधा यहाँ चला गया, ठीक है, फिर यहाँ से ये रे आया, ये इधर सीधा चला गया, तो अनडिविएटेड जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय ओ, ठीक है। तो ये तो कॉन्वेक्स के लिए हुआ, कॉन्केव के लिए भी सेम कहानी है, ठीक है, इसके लिए कोई अलग कहानी होगा वैसा नहीं है। सपोज ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो जो रे आएगा वो अनडिविएटेड जाएगा, ठीक है, ये रे भी आया यहाँ से, अनडिविएटेड चला गया, ये रे भी यहाँ से आया, अनडिविएटेड चला गया, सीधा जाएगा, मतलब कोई डिविएशन नहीं है, ठीक है। सो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को कैसे डिफाइन करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर for a given lens is a point, is a point through which ray of light, ray of light uh, travels undeviated, travels undeviated, undeviated, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहां जैसे देखिए ये जो सरफेस है, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं भी होगा, ये C2 इस, ठीक है, और ये जो सरफेस है, ठीक है, इसका सेंटर ये ले लेते हैं, ये C1 ले लिया, तो ये जो लाइन पास हो रहा है थ्रू थ्रू C1 C2, वो हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस का सेंटर यहाँ पे कहीं पे हो गया, C1 मार्क कर दिया, इस सरफेस का सेंटर यहाँ पे कहीं मार्क कर दिया C2, तो ये जो लाइन C1 C2 से पास हो रहा है ना, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो C1 C2 इज ए लाइन, ठीक है, और ये लाइन जो कहां से पास हो रहा है, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इज ए लाइन थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ये जो लेंस है, लेंस के साथ कैसा डायरेक्शन हो रहा है, परपेंडिकुलर है, लेंस ऐसे है, लेंस का डायरेक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी लेंस का ये एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड एंड perpendicular to the lens, perpendicular to the lens, ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो लेंस के नॉर्मली फोकस मतलब दो होते हैं, ठीक है, मतलब एक फर्स्ट फोकस पॉइंट, मतलब देखिए फोकस दो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बता रहा है, एक सरफेस आपका, एक सरफेस इधर उधर, ठीक है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस इधर हो गया, सिमिलरली यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है। सो a lens has a lens has two surfaces, two surfaces, and hence two focal points, two focal points, ठीक है, दो फोकल पॉइंट्स है। तो अब देखिए जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस वो पॉइंट है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा यहाँ पे, अगर इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, तो ये वो पॉइंट है कि यहाँ से अगर लाइट सोर्स अगर यहाँ पे है,
तो जो इमेज होगा वो ना इन्फिनिटी होगा, इमेज होगा v इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट फोकल पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट कहाँ पे, ऑन द, ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी में फॉर्म हो रहा है। फॉर विच image is formed at infinity, for which image at is formed at infinity। ठीक है, अच्छा, यही चीज अगर कॉन्केव लेंस के लिए हम लोग ड्रॉ करते तो कॉन्केव लेंस के लिए कैसा होता कि यहाँ पे आपका ये कॉन्केव लेंस हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका रे ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये तो आपका डाइवर्स कर जाएगा इन्फिनिटी में। ठीक है, इसी को अगर मैं स्ट्रेट डायरेक्शन प्रोड्यूस करूं तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका फर्स्ट फोकस। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका फर्स्ट फोकस। ठीक है, ये कौन किसके लिए हो गया, ये कॉन्केव लेंस के लिए। ठीक है, कॉन्केव लेंस के लिए। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है वर्चुअल। ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेकेंड फोकल पॉइंट किसको बोलेंगे, सेकेंड फोकल पॉइंट, चलो इसको ऊपर करता हूं, मतलब अगर कॉन्वेक्स के लिए पहले करते हैं कॉन्वेक्स, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो इमेज जहां पे फॉर्म होगा वो आपका सेकेंड फोकस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, u इज इक्वल टू इंफिनिटी, u इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, और यही अगर दिस इज कॉन्वेक्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस, और वही अगर कॉन्केव लेंस के लिए देखें, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो पैरेलल लाइट आ रहा है। ठीक है, तो ये तो यहाँ से डाइवर्स कर जाएगा, तो इसी को अगर पीछे के डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो जहाँ पे मिलेगा पॉइंट वो होगा आपका सेकेंड फोकस। ठीक है, सो हम लोग सेकेंड फोकस को यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, या सेकेंड फोकल पॉइंट, सेकेंड फोकल पॉइंट इज एन, देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट पॉइंट, फर्स्ट फोकस जो था वो ऑब्जेक्ट पॉइंट था, सेकेंड फोकल पॉइंट कौन सा होता है, इमेज पॉइंट, इज एन इमेज पॉइंट, इमेज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे इंफिनिटी में, फॉर विच ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट फोकस वो पॉइंट हो गया कि जहां पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इंफिनिटी में हो रहा है। ठीक है, और सेकंड फोकल पॉइंट वो पॉइंट है जो कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो इमेज जहां पे फॉर्म हो रहा है, इमेज पॉइंट। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका फोकल लेंथ एफ, यहाँ पे ये होगा आपका फोकल लेंथ। ठीक है, अब तो फोकल लेंथ का भी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे साथों साथ लिख देते हैं।
ठीक है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से नोट करेंगे, ठीक है, इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर मतलब जो फोकल लेंथ इज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, बट लेंस में जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो हम लोग कहाँ लेते हैं, एट द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस हम मेजर करते हैं, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर मेजर करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द पॉइंट वेयर parallel beam of light, parallel beam of light converges, converges or appears to converge, और appears to converge मतलब कॉन्वेक्स में तो कन्वर्ज करता ही है और कॉन्केव में appears to converge। तो वो जो जिस पॉइंट में कन्वर्ज करता है या जैसा लग रहा है कि वहां पे कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो एक्चुअली कर रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट में लग रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, ये वर्चुअल इमेज पोजीशन है, ये रियल इमेज पोजीशन है। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ हमको समझ में आ गया, फोकस समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है अपर्चर, अपर्चर, ठीक है। अपर्चर मतलब लेंस का जो इफेक्टिव डायमीटर बोल सकते हैं, ठीक है, लेंस का इफेक्टिव डायमीटर। फॉर लेंस, फॉर लेंस aperture means effective diameter of the lens, effective diameter of the lens, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है विच डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम में भी पूछ चुके हैं, तो ये भी नोट कर लो एक साथ, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज formed by a lens, ये क्या हो गया बीच बीच में, formed by lens depends on the light passing through the lens, passing through the lens, ठीक है। और तो ये मतलब इंटेंसिटी ऑफ इमेज, जितना ज्यादा लाइट पास होगा उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी होगा। और ऑब्वियसली जो लाइट पास होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो अपर्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी का अपर्चर के साथ जो रिलेशन है ना, वो है इंटेंसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर, स्क्वायर ऑफ द अपर्चर, ठीक है। तो इसके बेस मतलब क्वेश्चंस आपके नीट और जेई में आ चुके हैं, नीट में आया है, जेई में कम देख सकते हैं कि जैसे अपर्चर को अगर 2 टाइम्स किया तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द अपर्चर, ठीक है। अच्छा, आपको एडिशनली कुछ रे डायग्राम भी प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है, विद रिगार्ड टू दिस लेंस, कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे खाली आपको एक बार रिवाइज करना है उन चीजों को। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट नंबर वन, ऑब्जेक्ट अगर है इंफिनिटी में, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, यहाँ पे नंबर वन नहीं लिखता हूँ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इमेज के बारे में लिखेंगे,
यहाँ पे मैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आपका इंफिनिटी में है तो इमेज आपका फोकस में फॉर्म होता है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन, इमेज तो वो छोटा फॉर्म होता है, तो मैग्निफिकेशन इज वेरी मच लेस देन -1, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, अगर इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ट्वाइस एफ, इंफिनिटी से ट्वाइस एफ, तो जो इमेज है वो मूव करेगा फ्रॉम एफ टू ट्वाइस एफ। मतलब जब ऑब्जेक्ट ट्वाइस एफ में होगा तो इमेज भी ट्वाइस एफ में होगा, और मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1 एंड बी नेगेटिव, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन वेरी मच लेस देन 1 का मतलब क्या है, वो आपका डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है। थर्ड केस, अब ऑब्जेक्ट पहुंच गया ट्वाइस एफ में तो इमेज भी वही ट्वाइस एफ में आ गया, और मैग्निफिकेशन हो गया आपका -1, ठीक है। फोर्थ केस, अब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस को भी क्रॉस कर रहा है, ठीक है। सो बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ, बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ, ठीक है। मतलब एफ से ट्वाइस एफ जा रहा है, ठीक है, एफ से ट्वाइस एफ, ठीक है। तो जो इमेज होगा वो कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से, क्योंकि फोकस में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज तो इन्फिनिटी में होगा, तो एफ से ट्वाइस एफ में अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये इन्फिनिटी से ट्वाइस एफ आएगा, ठीक है। इस केस में एम विल बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। फिफ्थ केस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इंफिनिटी में, मैग्निफिकेशन वेरी मच ग्रेटर देन -1, मतलब हाईली एनलार्ज होगा, ठीक है। और सिक्स केस, अगर बिटवीन फोकस एंड पोल है जीरो, ठीक है, तब इमेज होगा इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस होगा, और तब मतलब यहाँ पे इमेज इन द फ्रंट, मतलब सेम साइड में आ रहा है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 +1 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो केसेस है ना, ये मतलब आपको रे डायग्राम में एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये रे डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो मान लो कि यार एक ये एक ये जो लाइन ड्रॉ करो ना, ये मतलब इंटरफेस है बिटवीन टू मीडियम, मतलब इस साइड जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इस साइड जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है। और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से रेड से करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, तो दिखेगा अच्छी तरह से। तो यहाँ से ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो जो नॉर्मल होगा वो तो भाई मतलब ये रेडियस जैसा आएगा ना, तो ये सेंटर से पास होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग माने कि जो यहाँ ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, मतलब μ2 ग्रेटर देन μ1, तो जो रे होगा वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, तो इस साइड बेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आपका इस पोजीशन में, यहाँ पे आपका ये इमेज का पोजीशन हो गया, ठीक है। ये इमेज का पोजीशन हो गया, तो ये डिस्टेंस जो है लेंस से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है वो आपका तो रेडियस हो जाएगा, तो ये रेडियस हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u हो गया और इमेज का डिस्टेंस v हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया θ1, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, ये नॉर्मल है ना, ये तो नॉर्मल है, तो ये θ2 हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है अल्फा, सेंटर में जो फॉर्म हो रहा है वो एंगल हो गया बीटा, और इमेज में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो गया गामा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करें, ठीक है, फ्रॉम
स्नेल्स लॉ। तो मैंने तुमको बताया था ना कि स्नेल्स लॉ लिखने से, ऐसा लिखने से अच्छा है, मतलब कि जिसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल, वो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। मतलब इस साइड में अगर लेफ्ट साइड में देखें यहाँ पे, तो म्यू वन हो गया मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा वन, और इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू हो गया, एंगल कितना हो गया थीटा टू, साइन थीटा टू हो गया। ठीक है। अच्छा, नाउ अज्यूमिंग दीज एंगल्स आर, ऑल एंगल्स आर स्मॉल। ठीक है, assuming all angles are small, angles are small, तो उस केस में तो जैसे स्मॉल एंगल के लिए हम लोग साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू वन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू थीटा टू, म्यू वन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू थीटा टू। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे और एक चीज अगर देखें कि यार ये जो थीटा वन एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, और अल्फा और बीटा आपका इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, थीटा वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अच्छा, और एक चीज अगर देखें कि देखो भाई, ये जो बीटा है ये एक्सटीरियर एंगल है इस केस में, तो थीटा वन एक्सटीरियर एंगल था अल्फा और बीटा के केस में, है ना? और ये यहाँ पे थीटा टू और गामा का इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, तो बीटा आपका एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? सो हम लोग बीटा ऑल्सो, बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा टू, गामा प्लस थीटा टू। ठीक है, तो थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू यहाँ से हम लोग को थीटा टू कितना आ जाएगा, थीटा टू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा सॉरी, है ना? तो यहाँ पे थीटा वन और थीटा टू का वैल्यूज अगर यहाँ से हम लोग दे दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, म्यू वन थीटा वन की जगह पे हो गया अल्फा प्लस बीटा, और म्यू टू और थीटा टू की जगह पे हो गया बीटा माइनस गामा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी म्यू वन हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे जो मैंने क्या बोला था, ये पे ऑल एंगल्स आर स्मॉल, मतलब ये अल्फा बीटा भी तो स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए हम लोग साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू हम लोग टेन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, स्मॉल थीटा के लिए कॉस थीटा तो वन है। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे वन अगर है, मतलब साइन थीटा के नीचे एक वन है, तो हम लोग वो वन को कॉस थीटा ले सकते हैं, तो मतलब थीटा की जगह पे हम लोग tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका म्यू वन tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू म्यू टू tan बीटा माइनस tan गामा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, ये अप्रोक्सीमेटली ये जो टेढ़ा डिस्टेंस है, इसको हम अप्रोक्सीमेट अगर सीधा मान लेंगे, सीधा है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को कुछ x ले लेते हैं, टाइम बीइंग x। ठीक है, सो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू x डिवाइड बाय, अब देखिए इस साइड जो डिस्टेंस होगा वो तो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, लाइट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम लोग ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, और ये डायरेक्शन आपका नेगेटिव होगा, तो u तो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, म्यू वन एक्स बाई माइनस यू, एक्स बाई माइनस यू। ठीक है, अब यार ये u और v लिखते हैं तो मैं थोड़ा केयरफुल होना, मतलब u और v पता चलना चाहिए कि u है कि v है। ठीक है, tan बीटा क्या हो जाएगा, x बाई tan बीटा x बाई r होगा। ठीक है, सो दिस इज प्लस x बाई r, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू टू tan बीटा हो गया x बाई r, x बाई r, और माइनस टेन गामा क्या हो जाएगा, x बाई v, v तो पॉजिटिव होगा, v तो पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स को हम लोग अगर रीअरेंज करें, ठीक है, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास मतलब ये x बाई आर वाला टर्म हम लोग एक साइड लेने वाले हैं, तो आपका म्यू वन, x तो सारे उड़ा देते हैं यार, ठीक है, x उड़ा देते हैं,
ठीक है, गोली से उड़ा दिया। तो μ1 बाय माइनस यू, ठीक है। फिर ये भी यहाँ पे आ गया, तो माइनस μ2 बाय वी, ठीक है, इज इक्वल टू μ2 बाय आर माइनस μ1 बाय आर, माइनस μ1 बाय आर, ठीक है। सो यहाँ पे आपका म्यू, ये इसको लिखते हैं हम लोग 1/r, या ऊपर लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय आर, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या आ गया, ये μ1 बाय माइनस यू था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ μ2 tan बीटा माइनस tan गामा, गामा हम लोगों ने लिया कितना, गामा लिया x बाई वी, एक्स बाई वी। तो ये माइनस एक्स बाई वी, सॉरी ये तो माइनस था ना, ये यहाँ पे आएगा तो प्लस होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है। आप लोग ये प्लस प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। फाइनल आंसर नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में हमारा काम आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने जनरल केस लिया था, ठीक है। अब लेंस के केस में हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने केस लिया था, ये तो एक मतलब रिफ्रैक्टिंग, नॉर्मल रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, मतलब ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, इस साइड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर μ2 हो गया, ठीक है। बट हमारा जो लेंस मतलब कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस होगा, उस केस में ये रिजल्ट कैसे मॉडिफाई होगा, ये अभी देखते हैं, ठीक है। सो in case of image, in case of image formation by lens, by lens, by a lens, ठीक है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये हो गया ब्लैक कलर, ये लेंस का एक सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो ये रे अभी यहाँ से सेकेंड सरफेस में आके बेंड होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर ये बेंड नहीं होता, उस केस में इमेज आपका स्ट्रेट यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होता, ठीक है। बट ये सिंस ये बेंड हो रहा है, यहीं के यहाँ पे कहीं पे इमेज फॉर्म हो रहा है, दिस इज I1, ठीक है। ये थोड़ा, एक सेकंड में फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, टू द स्केल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका लेंस, ये आपका हो गया फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी, फर्स्ट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ए लेना है, ठीक है। और बी हो गया आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे गया यहाँ पे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है कंटिन्यूस, ठीक है।
तो इमेज formed by first refracting surface, refracting surface। अब देखिए यहाँ जो इमेज फॉर्म होगा ना, अब सपोज कर लीजिए ये जो फर्स्ट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसके लिए इमेज यहाँ पे कहीं पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये कुछ I1 लेते हैं। तो ये जो इमेज होगा ना, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा होगा ना, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये, एक सरफेस में दूर से दूर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके लिए इमेज कहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज। तो ये जो इमेज होगा ना, ये इस सरफेस के लिए, ये सरफेस यहाँ पे है, और इस सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब उस ये जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट हो गया सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, और फिर इस ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। वो इस लेंस का फाइनल इमेज होगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस acts as object for second refracting surface, second refracting surface, ठीक है। तो फॉर सरफेस ए, सरफेस ए के लिए अगर हम लोग देखिए, हमारा फॉर्मूला था म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका म्यू ऑफ लेंस, मतलब ये लेंस है और ये मीडियम, ठीक है। तो म्यू ऑफ लेंस बाय v1, ये आपका v1 हो गया, ठीक है, माइनस म्यू ऑफ मीडियम, जहां से मीडियम से आ रहा है, ठीक है। ये म्यू 1 कहां से था, जहां पे ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट किस में है, मीडियम एम में है ना, तो म्यू एम डिवाइड बाय यू, ये डिस्टेंस आपका यू है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम डिवाइड बाय r1, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट सरफेस के लिए, ठीक है। सेकेंड सरफेस के लिए क्या होगा, फॉर सरफेस बी, फॉर सरफेस बी। अब सरफेस बी के लिए तो ऑब्जेक्ट यहीं पे है ना, ठीक है, मगर ये वर्चुअल हो गया ना, तो इसका मतलब म्यू एम बाई वी माइनस म्यू एल बाई ये फाइनल इमेज जो फॉर्म होगा डिवाइड बाई v1, ये v1 जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है, इज इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू एल बाई r2, ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हो गया, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एडिंग, ऐड करने से हमको क्या मिल रहा है देखते हैं, ठीक है, ऐड करके देखते हैं। तो कलर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं। तो आपका म्यू एल बाई v1 माइनस म्यू एम बाई यू प्लस म्यू एम बाई वी माइनस म्यू एल बाई v1 इज इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू एल 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। बीच बीच में कलम को पता नहीं क्या हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, मेरा मूड खराब नहीं हो रहा, पेन का मूड खराब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म्स उड़ा दो, ठीक है। उड़ाने के बाद हमारे पास जो टर्म बचते हैं, उसमें हम लोग दोनों साइड हम लोग म्यू एम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। म्यू एम से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ये आ जाएगा 1/v, ये हो जाएगा -1/u इज इक्वल टू म्यू एम से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस म्यू एल बाई म्यू एम
1/r2 माइनस 1/r1। अब ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो हम लोग कर देते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1। इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन ना राइट हैंड साइड, और देखिए ये तो हो गया 1/फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन 1/f इज इक्वल टू ये जो क्वांटिटी है, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब लेंस को बनाने के लिए हमको ये सारी चीजें ही चाहिए। एल हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग पता चला कि जो मिरर होता है ना, मिरर, ठीक है, मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में जो फोकल लेंथ होना है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है, मतलब वो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एफ डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर तो डिपेंड करता नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ना मीडियम ना ग्लास ना मिरर। ठीक है, पर जो लेंस का केस है ना, लेंस, लेंस में हमको 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 मिला। मतलब जो f है वो म्यू एल के ऊपर डिपेंड करता है, f जो है वो म्यू एम के ऊपर डिपेंड करता है, f r1 के ऊपर डिपेंड करता है, f r2 के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वो ये तो दोनों ज्योमेट्री की चीजें हो गई, ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर तो डिपेंड करता ही है लेंस का फोकल लेंथ, बट वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम किस मीडियम पे है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा केस हो गया जहां पे मतलब जैसे अगर सपोज कर लो कि म्यू एल इक्वल टू म्यू एम, मतलब जिस मीडियम में है लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही हो गया, तो उस केस में तो मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब वो दिखेगा ही नहीं, इनविजिबल, लेंस इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेंस विल बिकम इनविजिबल। क्यों? क्योंकि यार रिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं ना, रिफ्रैक्शन होगा तभी तो हमको पता चलता है कि वहां पे कोई रिफ्रैक्टिव मीडियम है। जब रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कोई कुछ है करके। ठीक है, तो मतलब ऑप्टिकल फिनोमेना कुछ होना चाहिए, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कुछ होना चाहिए। ठीक है, बट अगर रिफ्रैक्टिवनेस इक्वल हो गया तो वैसा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए लेंस विल बिकम इनविजिबल, लेंस विल बिकम इनविजिबल। ठीक है, तो अच्छा, अब कुछ स्पेशल केसेस हैं वो भी हम लोग एक ही साथ एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो रहा है बट एक ही वीडियो में आपको लेंस के रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, अब फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। ठीक है, और मान लीजिए कि एयर में है तो म्यू ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1 हो गया, और म्यू एल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एल है। ठीक है, मतलब फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इन एयर, ये एयर में। ठीक है, तो फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू म्यू, फॉर्मूला क्या था, म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1। अब देखिए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर हो गया तो ये सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इक्वल टू R होगा, ये सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 इज इक्वल टू माइनस R होगा, तो 1/r माइनस 1/-r। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू दिस इज म्यू माइनस 1, और यहाँ पे 2/r हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r डिवाइड बाई 2 टाइम्स म्यू माइनस 1। तो ये हो गया इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ। ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा,
देखते हैं नेक्स्ट और एक चीज देखते हैं, प्लेनो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इन एयर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इन एयर, उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो मतलब लेंस कुछ ऐसा है मान लो। ठीक है, तो इस केस में मतलब ये इधर तो आर वन इज इक्वल टू आर हो गया, और ये सरफेस तो इस सरफेस के लिए तो आर टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले रहे हैं, ये म्यू माइनस वन, वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी, तो मतलब एफ इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई म्यू माइनस वन, डिवाइड बाई म्यू माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं कि देखिए इस केस में फोकल लेंथ ऐसा है, और ये आधा है ना, इसका आधा, इसको काट दिया मैंने ऐसा, है ना, तो काटने के बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर कोई लेंस है, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू म्यू माइनस वन, और इस लेंस को बीच में से ऐसे काट दिया। ठीक है, तो काटने के बाद तो हमारे पास दो लेंस हो गए ना, ऐसे दो लेंस हो गए। तो इसका फोकल, इसका अगर एफ है तो इसका कुछ एफ डैश होगा, तो एफ डैश इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, एफ डैश इक्वल टू लिख रहे हैं हम लोग आर बाई म्यू माइनस वन। ठीक है, तो एफ डैश एफ के साथ कैसे रिलेटेड होगा, एफ डैश इक्वल टू एफ बाई टू होगा, एफ डैश इक्वल टू एफ बाई टू, मतलब अगर इसका फोकल लेंथ एफ है तो इस पार्ट का फोकल लेंथ एफ बाई टू होगा, फोकल लेंथ आधा हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेंस को अगर बीच से ऐसे काट रहे हैं। ठीक है, बट अगर लेंस लेंस ये लेंस है, ठीक है, इसको यहां से काट दिया, ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट नीचे हो गया, तो इस केस में फोकल लेंथ कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब इसका अगर फोकल लेंथ एफ है, यहाँ पे दोनों पार्ट का जो फोकल लेंथ होगा ना, वो एफ एफ ही होगा। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, और एक चीज जैसे हमको यहाँ पे लेंस लेंस इन एयर, ठीक है, लेंस इन एयर, तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा है वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो फोकल लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फोकल लेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होगा, मतलब वेवलेंथ ज्यादा है तो फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ फॉर रेड कलर विल बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट कलर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो ये लेंस के रिलेटेड कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखे। ठीक है, फिर लेंस का हम लोगों ने डेरिवेशन देखा। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन मतलब आपका बोर्ड एग्जाम में अगर देखें तो बोर्ड एग्जाम में मतलब वो 3 और 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो मैंने बोला ना, या फिर जो फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, फिर यहाँ पे जो लेंस मेकर फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये फोकल लेंथ है, ये मतलब ये जो इम्पोर्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जो फोकल लेंथ है वो लेंस और मीडियम दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेंस और मीडियम दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो आज हम लोगों ने लेंस से रिलेटेड थ्योरी ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अगर कुछ डाउट है तो आप लोग बताइएगा। ओके।